Mummy, Papa, I can't do JEE. I'm a loser. I'm the worst daughter. Sorry, Mummy, Papa. यही लास्ट ऑप्शन। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि एक जेई एस्पिरेंट निहारिका का सुसाइड नोट है। और निहारिका एक अकेली नहीं है जिसने ये रास्ता चुना हो। इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। मतलब जब तक ये वीडियो खत्म होगा, हो सकता है शायद एक और स्टूडेंट जा चुका हो। एनसीआरबी की 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 13,892 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और सिर्फ 10 सालों में स्टूडेंट सुसाइड 65% तक बढ़ चुका है। हमारे सर्वश्रेष्ठ विश्वगुरु भारत में स्टूडेंट सुसाइड 2 गुना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड की बात की जाती है तो अक्सर अटेंशन कोटा तक ही लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि कोटा को इंडिया का कोचिंग कैपिटल माना जाता है। लेकिन इस सपनों के शहर में 2023 में 29 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जो कि टोटल स्टूडेंट सुसाइड का 0.21% था। तो कभी सोचा है कि बाकी के 99.79% सुसाइड्स कहाँ हुए हैं? वो हमारे देश के किस गली, किस कस्बे और किस कमरे में हुए? आपको इसके बारे में कोई बात करता हुआ अपने आसपास नजर भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आज हम स्टूडेंट सुसाइड का पूरा सच समझने वाले हैं, क्योंकि अगर इस खतरे को ध्यान से देखा जाए तो एक ही सवाल दिखाई देता है, ये एक्सीडेंट्स है या फिर सिस्टम का वो चक्रव्यूह जिससे बच्चे बाहर निकल नहीं पाते। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोटा को इंडिया की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है। ये इंडस्ट्री 5,000 करोड़ से ज्यादा की है। जब 2023 में कोटा में 29 स्टूडेंट ने सुसाइड किया तो सोल्यूशन के तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स ने एक बेहद बेहतरीन सोल्यूशन निकाला। हॉस्टल बिल्डिंग्स में सेफ्टी नेट्स लगवाए गए और सीलिंग फैंस को भी हटा दिया गया, इस उम्मीद में कि अब शायद यहाँ पर सुसाइड्स नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस बात से मैं सबसे ज्यादा हैरान हूँ कि हमारे सिस्टम को ये कैसे लग सकता है कि ये प्रॉब्लम आर्किटेक्चरल है। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे सुसाइड सिर्फ फैन बदलने से रोके जा सकते हो। अरे अगर कोई डिप्रेस्ड है या उसके घर में उसके माँ बाप ने लोन लिया है तो क्या ये सोल्यूशन सिर्फ काफी है? जिसकी मानसिकता को ठेस पहुंची हो वो कैसे भी अपने इरादों को अंजाम दे सकता है अगर उसे सही टाइम पर सपोर्ट प्रोवाइड ना किया जाए। खैर, ये सब दिखावा करने के बाद एक और नैरेटिव सेट किया जाता है कि स्टूडेंट सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन है कोचिंग प्रेशर, और पूरी की पूरी नेशनल डिबेट सिर्फ कोटा तक ही लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका भी है उस हर घाव को छुपाने का जो हर उस माँ बाप ने झेला है जिसका बच्चा इस सिस्टम का शिकार हुआ है। हमारे देश के सबसे बड़े शहरों का नाम इस लिस्ट में शामिल है और सबसे ऊपर नाम आता है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र का। वहाँ सिर्फ एक साल में 1334 बच्चों ने सुसाइड किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1308 स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली। उत्तर प्रदेश में 1060 स्टूडेंट के सुसाइड रिपोर्ट हुए हैं और तमिलनाडु में 1020 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे केस कोटा के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा हैं। इन शहरों में ये केसेस कभी कॉलेजेस में हुए तो कभी स्कूलों के अंदर ही, जिसका केस हमें 2024 में महाराष्ट्र के जलना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। वहाँ एक 13 साल की स्टूडेंट ने स्कूल बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी फैमिली का एलिगेशन था कि उसके ऊपर टीचर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिस प्रेशर को वो छोटी सी बच्ची संभाल नहीं पाई और इतना बड़ा कदम उठा बैठी। हमारे देश में इससे भी ज्यादा घिनौने केसेस रजिस्टर हुए हैं। आमतौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस में रैगिंग को एक आइस ब्रेकर की तरह समझा जाता था, लेकिन इसकी हदें इतनी पार हो गई कि 2009 में हिमाचल के एक मेडिकल स्टूडेंट अमन काचरू की उसके 4 सीनियर ने मिलकर इतनी रैगिंग की कि उसकी जान चली गई। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एंटी रैगिंग गाइडलाइंस बनाई। उसके बाद भी 2020 से 2024 के बीच 51 स्टूडेंट रैगिंग की वजह से अपनी जान खो चुके हैं। सबको कोटा के केसेस तो याद रह जाते हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स की सच्चाई पर कोई भी नजर नहीं डालता। मेरी रिसर्च के दौरान एक वर्ड इन सुसाइड नोट्स में बार बार दिखाई दिया। वो वर्ड था सॉरी। सॉरी मम्मी पापा, माफ कर देना। इन सुसाइड नोट्स में बहुत कम बच्चे लिखते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था या एग्जाम्स का प्रेशर था। ज्यादातर नोट्स में एक ही इमोशन देखने को मिलता है,
वो इमोशन है गिल्ट का इमोशन। जैसे उन बच्चों को लग रहा हो कि उन्होंने अपने माँ बाप का सपना ही तोड़ दिया हो। इंडिया में एजुकेशन अक्सर सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं होता, यहाँ पर एक सोशल मोबिलिटी का भी सवाल है। एक पूरी फैमिली की उम्मीद, एक पूरी जनरेशन का प्रेशर अक्सर सिर्फ एक बच्चे पर आकर ही रुक जाता है। और ये प्रेशर कई बार इतना बढ़ जाता है कि छोटे बच्चों के लिए संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ही बताइए, आपने अपने बच्चों को कितनी बार कहा होगा कि तुम बड़े होकर फलाना बनना? कितनी बार आपने अपने बच्चों को कहा होगा कि तुम पर हमने अपनी सारी की सारी सेविंग्स लगा दी? और आप में से कितने लोग अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैंडल करने की ट्रेनिंग देते हैं? या फिर आप में से कितने लोग उन्हें टफ टाइम हैंडल करना सिखाते हैं? और इस सवाल का असली जवाब आप सभी के पास है। मेरी पेरेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अपने सपनों के बोझ के तले मत दबाइए। और रही बात लोन की, तो वो आप शायद चुका ही देंगे, शायद थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आप अपना खोया हुआ बच्चा किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। जैसे कीर्ति त्रिपाठी का केस, वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए जेईई क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन लेती है और फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे इंजीनियरिंग कभी भी नहीं करनी थी, ये उसका सपना कभी भी नहीं था। तो इसीलिए सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों के जरिए अपने सपने पूरे करवा रहे हैं, या फिर हम अपने बच्चों के सपनों में उनका साथ देना चाहते हैं। इंडिया में एक वर्ड का बड़ा इस्तेमाल होता है, मेरिट। हर घर में आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। बचपन से ही अब सबको सिखाया जाता है कि अगर मेहनत करोगे, एग्जाम क्लियर करोगे और आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच जाओगे तो सिस्टम फेयर है। लेकिन क्या ये सिस्टम सच में फेयर है? पहले बच्चे जेईई की प्रिपरेशन से ही टूट जाते हैं और अगर वो आईआईटी तक पहुंच भी जाएं तो उन्हें सामना करना पड़ता है आईआईटी कैंपस के काले सच का। आईआईटी कैंपस के अंदर पिछले 20 सालों में 160 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जानें गंवाई हैं और इनमें से 69 केसेस सिर्फ पिछले 5 सालों में रिपोर्ट किए गए हैं। कई केसेस में पेरेंट्स ने कैंपस एनवायरनमेंट पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि वहां आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी सिस्टम के विक्टिम बने रोहित वेमुला, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक पीएचडी स्टूडेंट थे। उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। फिर 2019 में पायल तडवी, जो मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, उन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड किया। इन दोनों केसेस ने पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और उनकी फैमिलीज ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को मजबूत करने की पिटीशन डाली। और सालों बाद यूजीसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल ने जनवरी 2026 में अपना फैसला सुनाया, जिनमें 3 बड़े इश्यूज सामने आए। पहला था डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। दूसरा था रैगिंग को 2026 रेगुलेशन में इंक्लूड ही नहीं किया गया, जबकि 2012 के फ्रेमवर्क में ये क्लियरली मेंशन था। और तीसरा था सेग्रीगेशन। ऐसे टर्म्स यूज किए गए खासकर हॉस्टल्स, क्लासरूम्स और मेंटरशिप्स ग्रुप में, जो इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और आज इसका रिजल्ट ये है कि हमारे देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स यूनिफॉर्म ही नहीं है। अगली कोर्ट हियरिंग 19 मार्च 2026 को रखी गई थी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिन पर कभी कोई बात ही नहीं की जाती। इनमें से एक केस है दर्शन सोलंकी का, जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे। उन्होंने भी 2023 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। फिर उसी साल आयुष आसना और अनिल कुमार, दोनों आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इन्हीं वजहों से अपनी जान दे दी। और जब पार्लियामेंट में ये नंबर्स रखे गए तो पता चला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होने वाले सुसाइड का 56% हिस्सा एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स का था। और मेरी रिसर्च के दौरान एक और शॉकिंग चीज सामने आई। आईआईटी में फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन भी डीपली अफेक्टेड है। करीब 98% आईआईटी फैकल्टी अपर कास्ट बैकग्राउंड से आती है, जबकि दलित रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2% के आसपास है। इससे ये साफ समझ में आता है कि यहाँ सिस्टम ना बच्चों के लिए फेयर है और ना ही प्रोफेसर्स के लिए। और यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि फेलियर किसी एक चीज का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, जहाँ कई लेयर एक ही प्रेशर क्रिएट करती हैं। सबसे पहले आती है कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया में कोचिंग मार्केट हजारों करोड़ का हो चुका है,
लेकिन जब स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात आती है तो सब के सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और दूसरी लेयर है फैमिली एक्सपेक्टेशन। इंडिया में एजुकेशन अक्सर सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं होती, ये पूरी फैमिली की उम्मीद बन जाती है और जिसका बर्डन एक बच्चे को ही संभालना पड़ता है। और इस सिस्टम की तीसरी सबसे बड़ी लेयर है इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर काउंसलिंग सिस्टम किसी भी काम के नहीं होते। हमारे यहाँ स्कूल्स में बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी बात मैंने ऊपर इस वीडियो में भी की है। तो स्कूल्स में काउंसलर होना तो एक बहुत बड़ी बात है। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से हर 1 लाख लोगों पर लगभग 3 साइकाइट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन इंडिया में ये नंबर सिर्फ 0.3 साइकाइट्रिस्ट पर लाख पॉपुलेशन है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मदद मांगना भी चाहे तो सिस्टम उसे हेल्प करने के लिए सक्षम ही नहीं है। और फिर आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। 2022 में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी लॉन्च की गई थी। इसमें प्रॉमिस किया गया था कि स्कूल लेवल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाए जाएंगे, लेकिन रियलिटी में कोई खास चेंजेस नहीं दिखाई दिए। और जब इन सभी लेयर को साथ में देखा जाए तो साफ पता चलता है कि प्रेशर सोसाइटी और स्कूल से क्रिएट होता है। बीच में इंस्टीट्यूशन और कॉम्पिटिशन उसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर एंट्रेंस एग्जाम एक फाइनल क्लिफ का काम करता है और जो बच्चे इसे हैंडल कर लेते हैं वो आगे आकर IIT या मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनते हैं। और इसीलिए सवाल शायद सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, क्या हमने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया है जहाँ कई बच्चों के पास गिरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम का असली सोर्स क्या है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट मैटर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।